नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नॉर्दर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड की तरफ से बहुत बढ़िया वैकेंसी निकाला गया है। ये वैकेंसी किसके लिए है और कौन कौन से लोग इसमें आवेदन दे सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, अप्लाई डेट कब है, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है ये 9 जनवरी 2024 को निकल के आया है, जो कि नॉर्दर्न कोलफील्ड की तरफ से निकल के आया है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो वैकेंसी है ना, यहाँ पे बोला गया है कि असिस्टेंट फोरमैन के लिए वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें अगर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का है, उसके बाद मैकेनिकल डिपार्टमेंट का है। इसमें बोला गया है कि अगर आपने 10वीं के साथ साथ 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं E&T ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में। अगर आपने जो है ना मैकेनिकल से डिप्लोमा किया हुआ है तो आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट में फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप E&T में डिपार्टमेंट में भरेंगे, और इलेक्ट्रिकल वाले जो है ना इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भरेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो वैकेंसी है ना ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, तो यानी कि जो भी रिजर्वेशन होगा ना ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉलो करेगी। इसका वैकेंसी का जो लास्ट डेट है ना वो 5 फरवरी 2024 रखा गया है, क्रूशियल डेट, जिस डेट से पहले आपको फॉर्म भरना होगा। यहाँ पे जो है ना पोजीशन का नेम बताया हुआ है, तो सबसे पहले असिस्टेंट फोरमैन E&T ट्रेनिंग का है। इसमें जो है ना टोटल यहाँ पे 9 वैकेंसी है, ये केवल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। उसके बाद यहाँ पे है असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल के लिए, जो यहाँ पे वैकेंसी है टोटल 59 पद पे। उसके बाद जो वैकेंसी है असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसमें यहाँ पे जो है ना आपको टोटल 34 पोस्ट पे वैकेंसी रखा गया है। और यहाँ पे देखिएगा अगर एक्सकेवेशन में यहाँ पे 48 वैकेंसी रखा गया है। टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है ना 150 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ पे जो है ना पोजीशन नेम के बारे में बताया हुआ है कि असिस्टेंट फोरमैन में अगर आप मैकेनिकल ट्रेनिंग से जाते हैं तो OA OL में जाते हैं। उसके बाद असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल से जाते हैं तो आप जो है ना OA OL BL HH में आप जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो कौन कौन से लोग फॉर्म को भर सकते हैं, अगर आपने जो है ना असिस्टेंट फोरमैन E&T ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में फॉर्म भरना है तो या तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 10वीं के बाद 3 साल का, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। या अगर हायर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से अगर आपने डिग्री किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि नॉट एलिजिबल ब्रांच फॉर डिप्लोमा BTech। यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपने इंस्ट्रूमेशन से इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिग्री इन कॉम्बिनेशन विथ एनी ऑफ द एबव ब्रांच, तो आप इस फॉर्म के लिए जो है ना एलिजिबल नहीं है। आपको डिप्लोमा चाहिए, या अगर इंजीनियरिंग किए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन से तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। फिर यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रिकल के बारे में ही बताया हुआ है कि 3 साल का डिप्लोमा चाहिए, या अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जो है ना BTech किया हुआ है मतलब इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा अगर इस सब ब्रांच से अगर आपने किया है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है ना सैलरी के बारे में बताया हुआ है कि सैलरी जो आपका मिलेगा वो 47,330 रुपया 25 पैसा का जो है ना बेसिक पे होगा, जो कि आपको पहले साल के लिए दिया जाएगा। आप असिस्टेंट फोरमैन होंगे, किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए तो आपको जो है ना इतना ही रुपया दिया जाएगा। लेकिन सैलरी जो है ना हमारा इतना नहीं बनता है। सैलरी में जो है ना DA यानी कि डियरनेंस अलाउंस, उसके बाद जो है ना HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, उसके बाद जो है ना ट्रांसपोर्ट, ये सब अलाउंस मिला के, मेडिकल फैसिलिटी मिला के लगभग 80,000 के आसपास हमारा सैलरी बनता है। यहाँ पे रिजर्वेशन की बात करें तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजर्वेशन फॉलो करेगा, जिसमें SC का मतलब शेड्यूल कास्ट, ST का मतलब शेड्यूल ट्रिब्स, OBC नॉन क्रीमी लेयर हो गया, उसके बाद EWS हो गया। ये सब अगर कैटेगरी से आप आते हैं तो आपको जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप जो है ना इसका लाभ ले सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट या SC ST सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट, कोई भी सर्टिफिकेट का अगर आपको फायदा का लाभ लेना है तो आप जो है ना जो इसका लास्ट डेट है उससे पहले का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद जो है ना यहाँ पे एज लिमिट के बारे में बताया हुआ है कि अगर आपका मिनिमम एज 18 साल का है और मैक्सिमम आप 30 साल के ज्यादा के नहीं है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर आप जनरल और EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको कोई भी छूट नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आप एक SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल का एज में छूट दिया जाएगा। OBC नॉन क्रीमी लेयर का जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट में जो आते हैं उन लोगों को 3 साल का छूट दिया जाएगा। PWBD UR के लिए 10 साल, PWBD OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 13 साल और PWBD SC ST के लिए 15
15 साल का एज में छूट दिया जाएगा। तो इस तरह से आप अपने कैटेगरी के अनुसार देख लेंगे। और यहाँ पे जो है ना अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं तो इनमें कोई भी अपर एज लिमिट नहीं लगाया गया है, यानी कि अगर आप इसमें कोई डिपार्टमेंट में काम करते हैं ना तो आपको कोई भी अपर एज का लिमिट नहीं लगाया गया है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि जो कैंडिडेट्स का डेट ऑफ बर्थ होगा ना वो जो मतलब बोर्ड के द्वारा सर्टिफिकेट जारी होता है ना, सेंट्रल या स्टेट बोर्ड, उसी से मैच किया जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फी के बारे में बताया हुआ है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको जो है ना 1000 रुपए का एप्लीकेशन फी और 180 रुपए का जो है ना जीएसटी, यानी कि 1180 रुपए का एप्लीकेशन फी का पेमेंट करना है। अगर आप एससी एसटी ईएसएम पीडब्ल्यूबीडी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं तो आपको एप्लीकेशन फी जो है ना वो नहीं देना है। उसके बाद बोला गया है कि इसका पैसा जो है रिफंड नहीं किया जाएगा, और आप पैसा पे करते हैं तो बैंक का चार्ज लगता है तो वो भी आपको कैंडिडेट्स को ही पे करना होगा, ये जो है ना इसमें इंक्लूड नहीं है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया हुआ है कि इलिजिबल कैंडिडेट्स जो है ना उनको जो है ना मीटिंग जो है ना इलिजिबल दिया जाएगा, और उनको जो है ना एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए एग्जाम लिया जाएगा। ये जो एग्जाम होगा वो 100 नंबर का एग्जाम होगा और 90 मिनट में आपको एग्जाम देना होगा। इस एग्जाम को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक है सेक्शन ए और एक है सेक्शन बी। देखिए सेक्शन ए जो होगा ना वो टेक्निकल नॉलेज होगा, यानी कि आप जिस फील्ड से डिप्लोमा या इंजीनियरिंग किए हुए हैं ना उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि सेक्शन ए होगा। सेक्शन ए जो होगा वो 70 नंबर का होगा, और सेक्शन बी जो होगा वो मात्र 30 नंबर का होगा, जिसमें से जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सारा क्वेश्चन जो होना एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। एग्जाम का जो लैंग्वेज रहेगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे टेस्ट सिटी के बारे में बताया हुआ है कि जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कैंडिडेट्स ऑप्शन में सिलेक्ट करेंगे कि आप किस जगह पे एग्जाम देना चाहते हैं, वहीं पे जो है ना आपका एग्जाम लिया जाएगा। और यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में भी बताया हुआ है कि आपको कितना नंबर चाहिए। अगर आप यूआर यानी कि अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको 50 नंबर चाहिए 100 में से। अगर आप एससी एसटी ईएसएम ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं तो 40 नंबर चाहिए, यानी कि 40% नंबर चाहिए आपको ये पास करने के लिए। और यहाँ पे बोला गया है कि एक से ज्यादा कैंडिडेट्स का अगर बराबर नंबर होता है ना तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो है ना यहाँ पे देयर पोजीशन अप्लाई फॉर फॉलोइंग मेथड्स आफ्टर, यहाँ पे बोला गया है कि जो मतलब मेथड अप्लाई किया जाता है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा जाएगा कि नाम में किनका पहले नाम आता है, इस तरह से करके अगर बराबर नंबर आता है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप जो है ना मतलब मल्टीपल पोजीशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका जो है ना यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि जो इसका नंबर आएगा ना वो नॉर्मलाइज करके आएगा और रॉ स्कोर कैंडिडेट्स का दिखाएगा। उसके बाद शिफ्ट के अनुसार जो है ना ये सब नॉर्मलाइज किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन करने के बाद जो आपका नंबर बनेगा उसके बाद जो है ना आपका जो मतलब कट ऑफ पार करेंगे तो आपको आगे के लिए बुलाया जाएगा। कोई भी एग्जाम देने के लिए आपको टीए डीए नहीं दिया जाएगा, यानी कि खुद के पैसे से आपको जाना है। हाउ टू अप्लाई के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि जो आपको है ना यहाँ पे www.nclcil.in पे आपको जाके कैरियर के रिक्रूटमेंट ऑप्शन पे आप सिलेक्ट करेंगे और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ, यहाँ पे आप जाके क्लिक करेंगे असिस्टेंट फॉरमैन के ऊपर और आपको अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। और जो है ना आप इंग्लिश एंड हिंदी में इंस्ट्रक्शन को पढ़ के और यहाँ पे आप फॉर्म को आगे भरेंगे, जिसमें आपको भरने के बाद जो है ना आपको यहाँ पे बताया हुआ है जीएसटी इंक्लूडेड 1180 रुपए का पेमेंट करना है। ये आप पेमेंट करेंगे। उसके बाद जो है ना आप फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो है ना एक ब्लैक सिग्नेचर लगाना है। उसके बाद पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ लगाना है जो कि 3 वीक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर भी जो है ना वो जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और यहाँ पे स्कैन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स में पीडीएफ पे है चाहे जेपीजी है या जेपीईजी है तो भी आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बताया हुआ है कि 15 जनवरी 2024 से 10 बजे दिन में फॉर्म स्टार्ट होगा और 5 फरवरी 2024 को जो है ना रात के 12 बजे फॉर्म का लास्ट डेट हो जाएगा। जो आपका एग्जाम का मतलब एडमिट कार्ड होगा वो आपको ऑनलाइन आएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा ऑफिशियल ईमेल आईडी पे आपके या मोबाइल नंबर पे। और यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी मैसेज भेज दिया जाएगा और यहाँ पे जो है ना रिजल्ट भी आपका आएगा तो आपको बता दिया जाएगा कि आपका रिजल्ट आ चुका है। तो इस तरह से आप फॉर्म भरेंगे। जब आप फॉर्म का अप्लाई स्टार्ट हो जाता है ना तो मैं एक इस पे पर्सनल वीडियो लेके आऊंगा कि फॉर्म को कैसे भरना है। और यहाँ पे जो है ना आपको फाइनल डिसीजन में बताया हुआ है कि क्या क्या आपको
को ध्यान रखते हुए फॉर्म को अप्लाई करना है। तो ये जो वैकेंसी था असिस्टेंट फोरमैन का नॉर्थ कोल्डफील्ड में, इसकी पूरी नोटिफिकेशन डिटेल्स आपको पता चल गया होगा। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस वैकेंसी से जुड़ी कोई बात मेरे से रह गई है तो आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा, मैं उस कमेंट का रिप्लाई दूंगा और जो क्वेश्चन आप लोग करेंगे उसका जवाब भी दूंगा। मिलता हूं एक और नई वीडियो में एक और नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।